भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी, गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा आज मंत्रालय से। हमारे किसान भाई बहन अगर आम से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से NIPHM हैदराबाद के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश अनंत राव। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। आम का सीज़न चालू होने वाला है और आम के पौधे में फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे और फल भी आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद अपन को उसको मार्केट में आना भी स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारा किस्में हैं तो लेकिन उसमें से कुछ ही किस्में जो हम बाहर भेजने के लिए लायक होते हैं। जैसा कि भाई जब हम बाहर भेजेंगे तब बहुत सारा चीज़ मायने रखता है, तो उसमें से कैसा है कि भाई किसान भाइयों ने अभी से ही उसको जो प्रावधान किया, उसका प्रवचन किया, उसका अप्लाई किया, अनुपालन किया, तो उसको क्या होगा कि हमारा जो फल तैयार होगा वो अच्छा क्वालिटी का, मतलब अपना अच्छा सा गुणवत्ता धारक फल तैयार होगा। गुणवत्ता धारक कैसा हम आम तैयार करें, उसके लिए जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है उसका भी प्रशिक्षण होता है। तो उसका प्रशिक्षण के लिए जैसा हमारे राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्था हैदराबाद में है, तो आप वहाँ आके और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी उनको प्रोत्साहन करे कि भाई हमारे आम जो भी खेत करने वाले किसान हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजें, जो कि वो अपना गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करके गुणवत्ता धारक आम तैयार करें। आइए किसान भाइयों बहनों नजर डालते हैं अब सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित पूसा में बागवानी क्षेत्र में परिवर्तन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बागवानी में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करने से किसानों को फसल प्रबंधन में मदद मिलती है। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, लागत कम होती है और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम होता है। इसी को लेकर पूसा में बागवानी क्षेत्र में परिवर्तन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर सेल्वराजन हूँ, निदेशक राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। हमारा देश में केला उत्पादन 10 लाख हेक्टेयर से 37 मिलियन टन्स उत्पादन अभी हो रहा है। सो हमारा देश में ये ग्रैंड नेम करके एक वेराइटी है, तो 60% हमारा देश में ग्रैंड नेम वेराइटी अभी चल रहा है। इसके साथ और दूसरा हमारा ट्रेडिशनल वेराइटीज़ भी है। हमारा ट्रेडिशनल वेराइटीज़ में चीनी चंपा, मालबाग और नेंद्रन करके चिप्स के लिए एक वेराइटी भी है और बहुत वेराइटीज़ हमारे पास है। हमारा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र में 500 के ज़्यादा वेराइटीज़ हमारे पास है। अभी वो हमारा फील्ड जीन बैंक में रखा हुआ है अभी। सो हमारा रिसर्च सेंटर से एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाया है। सो अभी एक्सपोर्ट तो अभी बढ़ा दिया, अभी 6.5 लाख टन्स बनाना एक्सपोर्ट अभी चल रहा है। उसका वैल्यू 1500 करोड़, एक साल में इतना एक्सपोर्ट अभी
जा रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्री और ईरान और नेपाल एक्सपोर्ट अभी हो रहा है। अभी हमारे पास अभी तक 8 वेराइटीज़ है। वो 8 वेराइटीज़ में वो कमलापुर रेड बनाना है, लाल केला है, और नंजनगुड रसबाला है, और मट्टी करके एक बहुत बढ़िया वेराइटी है, वो चिल्ड्रन के लिए देता है। तो उसमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है। वो नागरकोइल करके तमिलनाडु में है मट्टी वेराइटी। ऐसे विरूपाक्षी और सिरमलई एक वेराइटी है, वो सिर्फ हिल एरिया में अभी प्रोडक्शन चल रहा है। सो इसके साथ हमारे पास एक जलगांव का बनाना है। जलगांव का केला बहुत बढ़िया केला है, वो बहुत एक्सपोर्ट भी अभी जा रहा है। सो जलगांव केला हमारा वो ग्रैंड नेम जैसे है। सो हमारे पास ये वेराइटीज़ भी है, और हमारे पास 50 टाइप ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब बनाना बंच छोड़ के हमारे पास सेंट्रल को स्टेम जूस बन सकता है, और ये आउटर लीव से निकाल कर फाइबर भी निकाल सकता है, और ये फूल से उसके पिकल बन सकता है, और पाउडर बनाना का केले का पाउडर है। केले का पाउडर चिल्ड्रन वीनिंग फूड के लिए उपयोग करता है। सो ऐसे हमारे पास अभी तक 45 to 50 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अभी तक 200 एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप के लिए हम दिया है। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अभी तक हमारा इंस्टीट्यूट से दिया है। सो इसमें तो आप बोल रहे हैं ना, वो स्टेम जूस, सेंट्रल को स्टेम जूस बहुत बढ़िया है। उसी से आपको किडनी स्टोन भी निकल सकता है। आपको राइसोम पाउडर भी ले सकते हैं। बनाना का राइसोम नीचे काम है ना, उसको राइसोम पाउडर निकाल के, और राइसोम पाउडर के साथ वीनिंग फूड बन सकता है। और इसी से हमारे पास ये चिप्स के लिए न्यू वेराइटी है। बनाना चिप्स बनाने के लिए नेंदन जैसा और नया वेराइटी पप्पलू करके एक न्यू वेराइटी है। ये चिप्स के लिए बहुत अच्छा वेराइटी है। और अभी ये नेंद्रन का एक हाइब्रिड करके हमारे पास ये कावेरी कांचन करके एक नया वेराइटी रिलीज़ किया है अभी तक। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे देश में डेयरी फार्मिंग करके कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप भी इसे अपने लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इसकी बारीकियों को समझना होगा। तो क्या है डेयरी फार्मिंग करने का सही तरीका? आइए जानते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं है, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं, तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें, बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो,
सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुने जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। सरकार ने बजट से पहले किसानों को बड़ी सौगात देते हुए झूठ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है। यह कदम झूठ किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा। झूठ के एमएसपी में वृद्धि। सरकार ने झूठ के एमएसपी में RS 300 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब झूठ का नया एमएसपी RS 550 प्रति क्विंटल होगा। इस वृद्धि से झूठ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसानों के लिए लाभ। आर्थिक मजबूती। एमएसपी में वृद्धि से किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उत्पादन में वृद्धि। बेहतर मूल्य मिलने से किसान झूठ की खेती के प्रति अधिक उत्साहित होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। पर्यावरण संरक्षण। झूठ की खेती से पर्यावरण को लाभ होता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक रेशा है और प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोगी है। सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार किसानों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमएसपी में वृद्धि से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। किसान भाइयों और बहनों, यह समय है अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का। सरकार के इस निर्णय का पूरा लाभ उठाएं और झूठ की खेती को बढ़ावा दें। यह न केवल आपकी आय में वृद्धि करेगा बल्कि हमारे पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, अलग सोच के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं। तो आज के हमारे सफल किसान कौन है, जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का।
जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और
फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल और जुड़े रहिए कृषि दर्शन कार्यक्रम से। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की एक नई पहल के बारे में, जिसमें किसानों को गर्मा और जायद फसलों के बीज पर सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के मुख्य बिंदु: लाभार्थी बिहार राज्य के किसान, सब्सिडी सरकार गर्मा और जायद फसलों के बीजों पर विशेष सब्सिडी प्रदान कर रही है। आवेदन प्रक्रिया: किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? 1. वेबसाइट पर जाएं, कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। 2. पंजीकरण करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले पंजीकरण करें। 3. आवेदन पत्र भरें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण और फसल की जानकारी भरें। 4. दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण अपलोड करें। 5. सबमिट करें। सभी जानकारी की पुष्टि के बाद आवेदन सबमिट करें। योजना के लाभ: बीजों की लागत कम होगी, किसानों को बेहतर उपज मिलेगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। किसान मित्रों, सरकार की यह पहल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। नाम से ही जाहिर है कि जल प्रबंधन से संबंधित है ये योजना। जल के संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज कई वर्षों से ये कार्यान्वित की जा रही है। तो किस तरह से हमारे किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हुई है, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है।
यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगे। साथ ही आपको बता दें कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप। कृषि दर्शन DDK@gmail.com हमारी ईमेल ID है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और बता दें कि दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।